हेलो स्टूडेंट्स, हम निषेचन के पद पढ़ रहे थे, ठीक है। और निषेचन के पदों में हमने दो पद पढ़ लिए थे, ठीक है। दो पद कौन कौन से? पहला पद था परागनली की वृद्धि और परागनली का अंकुरण, ठीक है। दूसरा चरण कौन सा था? परागनली का बीजांड में प्रवेश। अब इसके बाद तीसरा पद आता है, वो है परागनली का भ्रूण कोश में प्रवेश। यानी परागनली बीजांड में प्रवेश करने के बाद भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। तो परागनली का बीजांड में प्रवेश हमने देखा था, ये है बीजांड का, ये हमने बना दिए अध्यावरण, ठीक है। और ये इसके अंदर है भ्रूण कोश। ऊपर वाले प्रतिमुखी कोशिकाएं, नीचे अंड कोशिका और दो सहायक कोशिका, ये भाग है निभाग। ये भाग क्या है? निभाग। ये है बीजांड द्वार और ये है अध्यावरण। तो बीजांड में हमने परागनली का प्रवेश तीन प्रकार से देखा था। तीन प्रकार, यदि परागनली निभाग वाले छोर से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करेगी? निभाग वाले छोर से। तो इसको हमने क्या बोला था? निभागी प्रवेश। निभागी प्रवेश। यदि परागनली यूं घूम के इस बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो इसे हमने क्या बोला था? बीजांड द्वारी प्रवेश। बीजांड द्वारी प्रवेश। और यदि परागनली अध्यावरणों को भेद करके बीजांड में प्रवेश करती है तो इसे हमने क्या कहा था? अध्यावरणी प्रवेश। अध्यावरणी प्रवेश, ठीक है। तो देखो डायग्राम से ये क्लियर हो गया है। बीजांड में परागनली तीन प्रकार से प्रवेश करती है, या तो निभाग से प्रवेश करेगी, या बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी, या अध्यावरण से प्रवेश करेगी। और सामान्यतः हमने देखा था कि अधिकांश आवर्तबीजी पौधे हैं और उनमें परागनली बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश करती है। अब इस बीजांड द्वार में प्रवेश करने के बाद परागनली कहां पहुंच गई है? बीजांड में। बीजांड में प्रवेश करने के बाद परागनली कहां जाएगी? भ्रूण कोश में। कहां प्रवेश करेगी? भ्रूण कोश में। तो अब हमको क्या पढ़ना है? परागनली का भ्रूण कोश में प्रवेश। ये चीज क्लियर है। अब देखो इसी को थोड़ा भ्रूण कोश को हम बड़ा बनाते हैं। ये हमने बना दिया बीजांड का। क्या है ये? बीजांड का। और इस बीजांड का के अंदर ये है भ्रूण कोश। क्या है? भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश में यहां पर तीन कोशिकाएं हैं जिन्हें एंटीपोडोल या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। यहां पर अंड समुच्चय है। यहां पर क्या है? अंड समुच्चय। अंड समुच्चय में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक तो अंड कोशिका और दो है वो है सहायक सेल, सहायक कोशिकाएं, ठीक है। और ये तीनों है एंटीपोडोल या प्रतिमुखी कोशिकाएं। एंटीपोडोल या प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो देखो इस भ्रूण कोश में परागनली हमेशा
बीजांड द्वार वाले छोर से प्रवेश करेगी। बीजांड द्वार वाला छोर मतलब जहां अंड समुच्चय है, इस छोर से परागनली प्रवेश करती है। ठीक है, ऐसा नहीं यहां से प्रवेश कर गई इधर से कर गई, नहीं। भ्रूणकोश में परागनली हमेशा इस बीजांड द्वार वाले छोर से ही प्रवेश करती है। तो पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, भ्रूणकोश में परागनली कहां से प्रवेश करेगी, बीजांड द्वार छोर से, बीजांड द्वार छोर से प्रवेश करती है। क्लियर बात। अब ऐसा क्यों भाई, परागनली यहां गई तो इधर से भी प्रवेश कर सकती है, इधर से भी प्रवेश कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, इसका कारण है कि ये जो परागनली है ये हमेशा इसी छोर से प्रवेश करेगी। ऐसा क्यों, ये जो सहायक कोशिकाएं हैं, ये सहायक कोशिकाएं रसायनों का स्राव करती हैं और उन रसायनों के कारण परागनली इनकी ओर आकर्षित होती है और वृद्धि करती है। नहीं तो इधर से भी प्रवेश कर सकती है, लेकिन इन रसायनों के कारण परागनली क्या करती है, वृद्धि करती है और बीजांड द्वार वाले छोर की ओर आती है। ठीक है, तो सहायक कोशिकाएं रसायनों का स्राव करती हैं, इसलिए ये परागनली इस बीजांड द्वार वाले छोर से ही प्रवेश करती है। अब ये प्रवेश किस प्रकार करेगी, अंदर प्रवेश कैसे करेगी, ये है भ्रूणकोश। यहां पर है दो तो सहायक कोशिकाएं और एक अंड कोशिका। अब देखो यहां पर दो तीन प्रकार से परागनली प्रवेश कर सकती है। एक तो ये क्या है, सहायक कोशिका। ठीक है, तो भ्रूणकोश में परागनली का प्रवेश निम्न प्रकार से होता है। बीजांड द्वार वाले छोर से होगा, लेकिन निम्न प्रकार से, निम्न प्रकार से। पहली कंडीशन क्या होगी, जो अंड कोशिका है, या तो परागनली इस अंड कोशिका और सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश करेगी। कहां से करेगी, सहायक कोशिका और अंड कोशिका के मध्य से। तो पहली कंडीशन तो क्या होगी, सहायक व अंड कोशिका के मध्य से। ठीक है, या तो यहां से प्रवेश करेगी, या फिर ये जो भ्रूणकोश की भित्ति है, भ्रूणकोश की भित्ति और सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश करेगी। तो दूसरा कहां से हो जाएगा, सहायक कोशिका व भ्रूणकोश की भित्ति के मध्य से, भ्रूणकोश की भित्ति के मध्य से। और जो तीसरा प्रकार का होता प्रवेश हो सकता है वो कौन सा है, एक सहायक सेल को नष्ट करते हुए। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, एक सहायक सेल को, सहायक कोशिका को भेदते हुए। ये तीन प्रकार हैं, इनमें से किसी भी एक प्रकार से परागनली भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर सकती है। क्लियर बात। अब देखो सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है, परागनली दो सहायक कोशिकाओं को भेदते हुए प्रवेश करती है, या परागनली जैसे ही भ्रूणकोश में प्रवेश
करती है। तो एक सहायक कोशिका अपहासित होना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, तो देखो सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः जैसे ही परागनली भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, तो एक सहायक सेल, एक सहायक कोशिका अपहासित होना प्रारंभ कर देती है। एक सहायक सेल क्या होगी, अपहासित होना प्रारंभ कर देती है। अपहासित यानी नष्ट होना प्रारंभ कर देती है। जैसे ये भ्रूणकोश है और ये सहायक कोशिका, जैसे ही परागनली प्रवेश करती है ये सहायक कोशिका अपहासित या नष्ट होना प्रारंभ कर देती है। अब देखो, अब ये परागनली कहां पहुंच गई, नष्ट होती हुई सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में। परागनली कहां पहुंच गई, नष्ट होती हुई सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पहुंच गई। जैसे ही ये परागनली इस कोशिका द्रव्य में पहुंचती है, इसमें सबसे आगे कायिक केंद्रक होता है जो नष्ट हो जाता है। कायिक केंद्रक भी क्या हो जाता है, नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब परागनली इस कोशिका द्रव्य में आ गई और परागनली के निचले सिरे पर छिद्र बनता है। क्या बनता है, एक छिद्र बनता है। उस छिद्र से क्या होगा, परागनली के अंदर दो नर युग्मक और कुछ कोशिका द्रव्य पाया जाता है जो इस सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं। क्लियर बात, समझ में आई? दोबारा से देखना, ये तीन प्रकार है, इनमें से किसी भी एक प्रकार से परागनली है वो भ्रूणकोश में प्रवेश कर सकती है। सामान्यतः क्या होता है, जैसे ही परागनली भ्रूणकोश में प्रवेश करना प्रारंभ करती है तो एक सहायक कोशिका अपहासित होना प्रारंभ हो जाते हैं। अब परागनली यहां तक पहुंचती है सहायक कोशिका तक, तो इसमें जो शीर्ष पर कायिक केंद्रक होता है वो भी नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है और परागनली के शीर्ष भाग पर एक छिद्र बन जाता है। छिद्र बनता है तो परागनली में जो नर युग्मक और कोशिका द्रव्य है वो इस सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अब परागनली से दोनों नर युग्मक निकल करके कहा जाते हैं इस अपहासित सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में। तो यहां पर दो नर युग्मक आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर क्या पाया जाता है, द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। अब एक नर युग्मक तो क्या करेगा, इस अंड कोशिका की ओर गति करेगा और एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक की ओर गति करेगा। ये तो क्या है, नर युग्मक। नर युग्मक कितने बड़े थे, दो। एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर जाता है और दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक की ओर गति करता है। तो देखो परागनली है वो अंडाशय में कौन सी गति दर्शाएगी, रसायन अनुवर्तन। कौन सी गति दर्शाती है, रसायन अनुवर्तन गति दर्शाती है, क्योंकि रसायनों से आकर्षित होकर के वृद्धि करती है और रसायनों की ओर गति करती है, इसलिए रसायन अनुवर्तन गति दर्शाती है। इस प्रकार परागनली भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाती है। क्लियर बात? तो परागनली बीजांड में प्रवेश करने के बाद कहां प्रवेश कर गई, भ्रूणकोश में। ठीक है, अब निषेचन होगा। तो अगला पद क्या आता है, द्विनिषेचन
निषेचन व त्रिसलयन। ठीक है, अगला पद क्या है? द्विनिषेचन और त्रिसलयन। अब देखो, भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन। अब देखो द्विनिषेचन क्या है, अभी बात करेंगे। द्विनिषेचन व त्रिसलयन। अब हम किसकी बात करेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन और त्रिसलयन की बात करेंगे। ठीक है, देखो भ्रूण कोश में आ जाओ। ये है भ्रूण कोश। क्या है ये? भ्रूण कोश। अब इस भ्रूण कोश में दो तो क्या है? नर युग्मक। ये तो क्या है? दो नर युग्मक। ठीक है, यहां पर क्या है? द्वितीयक केंद्रक। जो ध्रुवीय केंद्रक होता है, पहले क्या है? ये ध्रुवीय केंद्रक होता है, तो दोनों केंद्रक जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं? द्वितीय केंद्रक का। कब? निषेचन से तुरंत पहले। तो अब निषेचन होने वाला है, तो निषेचन से पहले ध्रुवीय केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका है, वो किसका निर्माण करते हैं? द्वितीय केंद्रक का। ठीक है, यहां पर एक है अंड कोशिका। एक क्या है? अंड कोशिका। ठीक है, यहां पर प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं और यहां पर एक सहायक सेल तो नष्ट हो गई और एक क्या बच रही है? सहायक सेल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। भ्रूण कोश में अब देखो क्या क्या है? दो तो नर युग्मक जो पराग नली से आए, द्वितीय केंद्रक यहां था, अंड कोशिका भ्रूण कोश में थी, सहायक कोशिका, द्वितीय केंद्रक और प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये पहले से भ्रूण कोश में थी। अब क्या होगा? दो नर युग्मक हैं, एक नर युग्मक तो किसके साथ संलयित हो जाएगा? अंड कोशिका के साथ। एक नर युग्मक किसके साथ संलयित हो जाएगा? अंड कोशिका के। ठीक है, तो देखो नर युग्मक किसके साथ संलयित होगा? अंड कोशिका के साथ। ठीक है, जब नर युग्मक का संलयन अंड कोशिका के साथ होता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। और इस निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? युग्मनज या जाइगोट। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। नर युग्मक कैसा है? अगुणित। अंड कोशिका भी कैसी है? अगुणित। जब दो अगुणित कोशिकाएं मिलती है तो एक द्विगुणित कोशिका बनती है। ठीक है, तो नर युग्मक और ये क्या है? अंड कोशिका मादा युग्मक, दोनों के संलयन को क्या बोलते हैं? निषेचन। जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। क्लियर बात? अब देखो, अब बच गया दूसरा नर युग्मक। दूसरा नर युग्मक, ये दूसरा नर युग्मक किसके साथ संलयित होगा? द्वितीयक केंद्रक के साथ। किसके साथ संलयित होगा? द्वितीयक केंद्रक के साथ। जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। किसका निर्माण होगा? PEN। PEN का क्या मतलब हुआ? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। ठीक है, अब देखो ये दूसरा नर युग्मक कैसा है? अगुणित। कैसा है? अगुणित।
द्वितीय केंद्रक कैसा है? द्विगुणित। कैसा है? द्विगुणित। तो द्विगुणित और अगुणित मिलकर के क्या बनाएंगे? त्रिगुणित। क्या बनाएंगे? त्रिगुणित बनाएंगे। तो प्राथमिक गुणनकोश केंद्रक कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। निषेचन के दौरान त्रिगुणित संरचना कौन सी बनती है? प्राथमिक गुणनकोश केंद्र। नहीं, सामान्यतः या तो अगुणित होती है कोशिकाएं या द्विगुणित होती हैं, लेकिन प्राथमिक गुणनकोश केंद्र कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? त्रिसलयन। इस प्रक्रिया को क्या बोला? त्रिसलयन। त्रिसलयन क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 केंद्रकों का सलयन हो रहा है। त्रिसलयन क्यों बोलते हैं इसको? 3 केंद्रकों का सलयन। 3 केंद्रक कौन से? 2 केंद्रक तो यहां द्वितीय केंद्रक में है और 1 केंद्रक नरयुग्मक में है। तो 3 केंद्रकों का सलयन होने के कारण इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? त्रिसलयन। ठीक है, तो द्विनिषेचन और त्रिसलयन, इसमें से त्रिसलयन समझ में आ गया आपको? त्रिसलयन किसको बोलते हैं? दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ सलयित होता है तो एक त्रिगुणित प्राथमिक गुणनकोश केंद्रक का निर्माण होता है। यहां पर 3 केंद्रक भाग ले रहे हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को त्रिसलयन कहते हैं। क्लियर बात? अब देखो, ये तो क्या हो गया? निषेचन, या इसका दूसरा नाम क्या है? युग्मक सलयन। इसी को क्या बोलते हैं हम? युग्मक सलयन। तो इस युग्मक सलयन, किसको? युग्मक सलयन और त्रिसलयन, युग्मक सलयन और त्रिसलयन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे? द्विनिषेचन। दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन। तो द्विनिषेचन किसको बोलेंगे? युग्मक सलयन और त्रिसलयन को संयुक्त रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। ये जो निषेचन है इसको हम वास्तविक निषेचन कहते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं? वास्तविक निषेचन। वास्तविक निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन। ट्रू फर्टिलाइजेशन या वास्तविक निषेचन। ठीक है, अब देखो, ये जो वास्तविक निषेचन है इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने की। वास्तविक निषेचन या युग्मक सलयन की खोज तो किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। कौन से पादप में की थी? मोनोट्रापा। किसमें की थी? मोनोट्रापा। ठीक है, और ये जो त्रिसलयन है या द्विनिषेचन है, इस द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? नवासचिन ने। किसने की थी? नवासचिन ने की थी। कौन से पादप में? लिलियम और क्रेटिलेरिया पादप में द्विनिषेचन की खोज की थी। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई है? द्विनिषेचन और त्रिसलयन। एक बार इसको दोबारा से देखना। द्विनिषेचन या त्रिसलयन, तो नरयुग्मक और अंड कोशिका के सलयन को क्या बोलते हैं? निषेचन या युग्मक सलयन, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इसे ही युग्मक सलयन को ही क्या बोलते हैं? वास्तविक निषेचन। क्या बोलते हैं? वास्तविक निषेचन। और इस वास्तविक निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने मोनोट्रापा पादप में की थी। अब दूसरा नरयुग्मक है, ये दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ सलयित होता है और प्राथमिक गुणनकोश केंद्रक का निर्माण करता है। तो ये अगुणित है, द्वितीय केंद्रक द्विगुणित है, तो प्राथमिक गुणनकोश केंद्रक कैसा होता है? त्रिगुणित। PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस,
जो त्रिगुणित होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? त्रिसलयन। त्रिसलयन क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 केंद्रकों का सलयन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? त्रिसलयन। अब इस युग्मक सलयन और त्रिसलयन को संयुक्त रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। और इस द्विनिषेचन की खोज नवास-चिन ने किसने की थी? नवास-चिन ने कौन से पादप में? लिलियम और फ्रिटिलेरिया पादप में की थी। लिलियम और फ्रिटिलेरिया पादप में की थी। क्लियर बात? अब देखो एक चीज हो, इस द्विनिषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? बताओ। देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन में, द्विनिषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? तो आंसर होगा 5। कितने केंद्रक भाग लेंगे? 5। 5 केंद्रक कैसे? देखो, 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 और यहां पर 2 केंद्रक है। टोटल कितने हो गए? 5। भाई 2 तो नर युग्मक के केंद्रक हो गए, 1 मादा युग्मक का केंद्रक, 3 केंद्रक तो ये हो गए, और द्वितीय केंद्रक में 2 केंद्रक है। तो द्विनिषेचन में कितने केंद्रक भाग लेंगे? 5 केंद्रक भाग लेते हैं। क्लियर बात? दूसरी, इस द्विनिषेचन में कितने युग्मक भाग लेते हैं? द्विनिषेचन में युग्मक कितने भाग लेंगे? तो युग्मक ध्यान रखना 3। द्विनिषेचन में कितने युग्मक भाग लेंगे? 3 युग्मक, 2 तो नर युग्मक और 1 मादा युग्मक। तो ये ध्यान रखना, द्विनिषेचन में केंद्रक तो कितने भाग लेंगे? 5, और युग्मक कितने भाग लेते हैं? 3। ठीक है, ये इसी के साथ अपना द्विनिषेचन और त्रिसलयन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, जो ऐप में आपके डाउट का ऑप्शन है उसमें आप लिख करके भेज सकते हो, या डायरेक्ट आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपकी समस्या है वो आप पूछ लिया करो। ये बात इसकी हो गई है द्विनिषेचन और त्रिसलयन। अब द्विनिषेचन का क्या महत्व है? तो द्विनिषेचन के 2 महत्व हो गए, एक तो युग्मनज, और ये युग्मनज फिर किसका निर्माण करेगा? भ्रूण का निर्माण। तो इसका क्या महत्व हो गया द्विनिषेचन में कि एक तो किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है, और दूसरा किसका निर्माण होगा? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जो आगे जाकर के किसका निर्माण करता है? भ्रूणपोष का, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, जो कैसा होगा? त्रिगुणित। और ये भ्रूणपोष क्या करता है? इस भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या करेगा? इसको पोषण प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये इसके क्या है? महत्व है, द्विनिषेचन के महत्व है। एक चीज और ध्यान रखना, द्विनिषेचन आवृतबीजी पादपों का मुख्य लक्षण है। द्विनिषेचन आवृतबीजी पादपों का मुख्य लक्षण होता है, यानी द्विनिषेचन की प्रक्रिया केवल आवृतबीजी पादपों में पाई जाती है। ठीक है, जिम्नोस जो अनावर्तबीजी पादप हैं, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइटा, उनमें द्विनिषेचन नहीं पाया जाता। द्विनिषेचन केवल किसमें मिलेगा? आवृतबीजियों में। तो आवृतबीजियों का मुख्य लक्षण है क्या? द्विनिषेचन। ठीक है, धन्यवाद।